Welcome students. Let us start our next portion of understanding economic development, chapter 2, the sectors of Indian economy. How to create more employment. Now you have to discuss कि employment को कैसे बढ़ाया जा सकता है. कल मैंने आपको कहा था you have to think like सरपंच of your village and try to find many ways that how you can create employment in your own village. विलेज एक छोटा लेवल है. इफ़ यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर आपको एक पूरी डिस्ट्रिक्ट दी जाएगी. डिस्ट्रिक्ट फिर आपको यू हैव टू थिंक डिफरेंट वेज. और आज के टाइम पे क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है, अगर आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव सोचेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर पाएंगे. तो इन चीज़ों का ऐसा मत सोचिए कि एक स्कूल का काम और ये है. यू हैव टू डेवलप योर थिंकिंग एज इफ़ कि आपको रियली कुछ प्रॉब्लम सोल्व करनी है. तो प्लीज़ इसको मजाक न लें और ट्राई टू डिस्कस दिस थिंग्स seriously in your mind. So let's start from the above discussion. We can see that there continues to be considerable underemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what ways can one increase employment for people? Let us look at some of them. अब जैसे ऊपर पढ़ा था कि underemployment is a big problem in agriculture, और कुछ में तो underemployment और कुछ में बिल्कुल ही खाली है. They are sitting idle, doing nothing. To take the case of Lakshmi with her 2-hectare plot of unirrigated land, the government can spend some money or banks can provide a loan. आप कुछ भी काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, मैनी ऑफ योर फादर, आपके ज़्यादातर बच्चों के जो पिताजी होंगे या फिर घर में कोई भी होगा फार्मर ज़रूर मिलेगा. उनसे पूछिए कि व्हेन यू स्टार्ट, अब जैसे गेहूँ निकल जाएगी, अब उसके बाद जब स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर करेंगे तो किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कितने पैसे लगेंगे, आपको चेक करना है कि इतने काम में पहले बीज बोए, बीज लेके आए, किला में ये काम किया, वो किया, ये किया, उसके बाद बैंक से लोन लिया, उसकी इरिगेशन वगैरह का मैनेजमेंट की, फिर उसके बाद फसल हुई, फसल में कितने पैसे आए, और फिर गवर्नमेंट के हिसाब से मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना है, और फिर एट लास्ट जाके मेरी बचत कितनी है. यू हैव टू डिस्कस दैट विद योर पेरेंट्स. कैन प्रोवाइड अ लोन. बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो यू हैव टू यू नीड मनी इन ए ह्यूज अमाउंट. तो ऐसे ही एग्रीकल्चर जब आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द सीज़न, तो आपको कुछ पैसे चाहिए बीज वगैरह खरीदने के लिए. तो लक्ष्मी का खुद की कुछ कमाई का स्रोत नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट से लोन लेना पड़ता है. टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड. लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप wheat during the rabi season. Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days. 1 हेक्टेयर वीट की आपको मान लिया 50 दिन के लिए 2 बंदों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, इंक्लूडिंग सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग. So 2 more members of the family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. अब एग्जाम्पल कीजिए, अभी तो उसके घर, उसके खेत के लिए कुआं बनाया गया था, अब आसपास कहीं भी डैम बन रहा है ताकि बाकी फार्मर्स की इरिगेशन की प्रॉब्लम सोल्व की जाए. तो उसके लिए इसको नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स आर डग टू इरिगेट मैनी सच farms. This could lead to a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment. अब कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेके आएगी तो उसके लिए बंदे चाहिएंगे, जिसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस. For this, they may be required to transport their products to a nearby town. If the government invests some money in transportation and storage of crops or makes better rural roads so that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell this. अब एग्जांपल, उसके इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो पिछले साल के कंपैरेटिवली हाई होगी तो उसको मंडी वगैरह में कहीं दूर पहुंचाना होगा, जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ज़रूर मिलेगी. अब गवर्नमेंट का काम इसमें कहाँ आता है कि गवर्नमेंट अच्छे रोड बनाए जिसके कारण उस पर ट्रक वगैरह की मूवमेंट अच्छी हो जाए और कुछ बंदों को सर्विस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में एम्प्लॉयमेंट मिले. Lakshmi's need is not confined to water alone to cultivate the land. She also needs seeds, fertilizers, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड पंपेट्स टू ड्रॉ वाटर. अब इसके लिए अब सिर्फ कुआं खोदने से काम तो चलेगा नहीं, अब उसके लिए कल्टीवेट लैंड को कल्टीवेशन करने के लिए सीड्स की भी ज़रूरत है, फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चाहिए प्लगिंग के लिए या फिर
हो, हल और बैल वगैरह सब चाहिएंगे, एंड पम्पेट्स टू ड्रॉ वाटर पाइप्स वगैरह. बीइंग अ पुअर फार्मर ही कैन नॉट अफोर्ड मनी ऑफ दिस, सो ही विल नॉट हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब इस केस में क्या होगा, उसके पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो इतनी चीज़ें खरीद सके, तो वो या तो ब्याज लेगी जो बड़े ज़मींदार वगैरह हैं उनसे. If the local bank gives her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time and cultivate her land. This means that along with water, we also need to provide cheap agriculture credit to the farmers for farming to improve. We will look at some of these needs in chapter 3, money and credit. अब जमींदार आपने कई पुराने ज़माने की फिल्में देखी होगी जिसमें एक किसान होता है, वो मेहनत करता है अपने खेती करने के लिए, वो किसी ज़मींदार से खर्चा लेता है, खर्चा यानी ब्याज लेता है, और वो मनी लेंडर होता है जो ज़मींदार होता है वो उसको ब्याज के बोझ के तले इतना दबा देता है कि उसके आने वाली पुश्तें भी उसी के अंडर काम करते करते ही मर जाती है. तो इसकी जगह अगर कोई लोकल बैंक हो जो एग्रीकल्चर के लिए उसको अच्छा क्रेडिट दे, तो वो इस डेब्ट, पंजाब में मैक्सिमम सुसाइड्स होते हैं वो कर्जे के कारण ही होते हैं कि उनकी फसल ख़राब होगी किसानों की, वो अपना, तो उनके सिर पे ब्याज और कर्जा इतना हो जाता है कि दे ओप्ट टू एंड देयर लाइफ इंस्टेड ऑफ रीपेइंग इट. तो इनके लिए कंडीशन इतनी वर्स्ट हो जाती है. तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट एक लोकल बैंक प्रोवाइड करे जिसमें अच्छा क्रेडिट दिया जाए, तो इट विल बिकम ईजियर. Another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बना सकते हैं. सीमेंट इंडस्ट्री होगी, सीमेंट फैक्ट्री और अदर शुगर इंडस्ट्री एक्सेट्रा एग्जाम्पल विलेज के आसपास लगा सकते हैं जिसमें लेबर की ज़रूरत तो पड़ेगी, जिसके कारण हमारे गांव के लोग एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. For instance, suppose many farmers decide to grow arhar and chickpea pulse crops, setting up a dal mill to procure and process these and sell in the cities. And one such example of कुछ, अब जैसे इस एक गांव के कुछ लोग हैं वो शुगर केन, एक गांव में गन्ना ज़्यादा होता है या फिर दाल ज़्यादा होती है, तो उसके आसपास उसी पर्टिकुलर क्रॉप की अगर फैक्ट्री लगाई जाए तो उसका प्रोसेस उसी गांव में हो जाएगा और वही सिटीज़ में जाएगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी. Opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good. अब जैसे गोडाउन वगैरह बनवाए जा सकते हैं, तो गोडाउन मेंटेनेंस के लिए और गोडाउन के कंस्ट्रक्शन में भी एम्प्लॉयमेंट होगी. In villages near forest areas, we can start honey collection centers where farmers can come and sell wild honey. It is also possible to set up industry that process vegetables and agriculture produce like potato, sweet potato, राइस, वीट, टोमेटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट्स. अब कहीं आसपास जंगल है तो उसके पास हनी, शहद इकट्ठा करने के लिए भी फार्म्स बनाए जा सकते हैं. मीन्स कहने का मतलब ये कुछ एग्जांपल्स है आपकी लोकेलिटी को देख के कि हम ये चीज़ कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, टू कीप द पॉपुलेशन बिजी एंड एम्प्लॉयमेंट सो दैट दे कैन अर्न एंड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री. This will provide employment in industries located in semi-rural areas, not necessarily in large urban centers. What groups of people do you think are unemployed or underemployed in your area? Can you think of some measures that could be taken up for them? कल यही काम दिया था, और आपको सोचना कि किस जनरेशन के, किस उम्र के या किस टाइप के लोग ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं. तो आपको उसी हिसाब से सोचना है कि आप क्या काम कर सकते हैं सो दैट हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकें. डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप 5 to 29 ईयर्स. इंडिया को बोला जाता है, इंडिया हैज़ गोट द मैक्सिमम यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड यूथ आर वन ऑफ द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट. और इंडिया में देखिए मोर देन 60% 5 to 29 ईयर्स के लोग हैं. आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. डिफरेंस देखिए, 60% में से ओनली 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर बेटर एजुकेशन. अगर एजुकेशन नहीं होगी तो हाउ आवर कंट्री विल डेवलप. द रेस्ट आर नॉट, दे मे बी एट होम और मैनी ऑफ देम मे बी working as child laborers. If these children are to attend school, we will require more buildings, more teachers and other staff. A study conducted by the erstwhile planning commission, जो कि अभी नीति आयोग मतलब पहले प्लानिंग कमीशन थी, फिर उसका नाम चेंज करके नीति आयोग बनाया गया. नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसकी फुल फॉर्म है ये नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूशन
for transforming India. Estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. अब जैसा ही बताया गया ओनली 51% लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एजुकेशन मिलते, बाकी क्या है या तो कुछ घर पे काम कर रहे हैं या फिर कुछ चाइल्ड लेबर है। तो अब आप सोच के देखिए, अगर आपके देश का यूथ ही एजुकेटेड नहीं होगा तो आगे जाके आपका देश कैसे डेवलप होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते ताकि लोगों को एजुकेशन भी मिले, एजुकेशन की प्रॉब्लम भी हट जाए और एम्प्लॉयमेंट की भी जनरेशन हो। जैसे इसने बताया नीति आयोग के अनुसार 20 लाख जॉब्स एजुकेशन सेक्टर में क्रिएट की जा सकती है। सिमिलरली if we are to improve the health situation, we need many more doctors, nurses, health workers, etc. to work in rural areas. These are some ways by which jobs would be created, and we would also be able to address the important aspect of development talked about in chapter 1. और इसी तरह एजुकेशन पे बात कर ली हमने। अब दूसरा है हेल्थ। ज़्यादा से ज़्यादा गांव में हॉस्पिटल्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह अगर होंगे तो हेल्थ कंडीशंस भी इम्प्रूव होगी। जैसे हमने चैप्टर 1 में डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि एजुकेशन हेल्थ अगर इम्प्रूव की जाए तो डेवलपमेंट, ऑफकोर्स डेवलपमेंट होगी। तो इसीलिए 2 काम करने के बाद हम डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। हर किसी में देश की प्रोडक्शन में हेल्प करने की क्षमता है। इट कुड बी टूरिज्म, ओरिजिनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यू सर्विसेज लाइक आइडिया। अगर किसी भी रीजन की को अगर आप ढंग से स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे तो आपको पता लगेगा उसकी एक पर्टिकुलर खासियत है उसकी जो कि देश की प्रोडक्शन में हेल्प हो सकती है, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो IT इंडस्ट्री हो, चाहे या रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री हो। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेड दैट if tourism as a sector is improved every year, we can give additional employment to more than 35 lakh people. अगर टूरिज़्म को सीरियसली लिया जाए और उसको ढंग से प्लान किया जाए और एग्जीक्यूट किया जाए तो 35 lakhs पर ईयर जॉब्स हम डेवलप कर सकते हैं। वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। अब जितनी भी बातें ऊपर एकदम से तो अप्लाई हो नहीं सकती, तो इसलिए इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, मगर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो देश की प्रगति 2 गुनी हो जाएगी। Recognizing this, the central government in India made a law implementing the right to work in about 625 districts of India. It is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, जैसा कि मैंने कल बताया था, मनरेगा 2005. Under मनरेगा 2005, all those who are able to work are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government. According to मनरेगा Act 2005, जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए या वर्क चाहिए, गवर्नमेंट उनको 100 दिन का काम साल में गारंटी देती है कि गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम वर्क फॉर 100 डेज। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पाती है, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल, तो उनको बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। अगर उनको काम नहीं मिला तो बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। दिस द टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। और फॉर एग्जांपल कहीं डैम बनवाना है या कहीं कुछ इंडस्ट्री डेवलप करनी है गवर्नमेंट के थ्रू, तो मनरेगा एक्ट के दौरान ही के तहत ही उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। तो आपको डिस्कस करना है मनरेगा 2005 के फ़ायदे क्या हुए, नुकसान क्या हुए और आपके गांव में क्या ये अप्लाई होता है। लेट्स वर्क दिस आउट। ये कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। व्हाई डू यू थिंक मनरेगा 2005 इज़ रेफर्ड टू एज राइट टू वर्क। राइट टू वर्क जैसे राइट टू एक्सप्रेस होता है, राइट टू लाइफ होती है, राइट टू एजुकेशन होता है, राइट टू वर्क के अंडर मनरेगा 2005 को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। आप देखिए, इमेजिन दैट यू आर द विलेज हेड इन दैट कैपेसिटी, सजेस्ट सम एक्टिविटीज दैट यू थिंक शुड बी टेकन अप अंडर दिस हेड दैट वुड ऑल्सो इंक्रीज द इनकम ऑफ पीपल। अब मनरेगा 2005 के अकॉर्डिंग आपके गांव में क्या क्या हो सकता है जिससे एम्प्लॉयमेंट का भी इलाज हो और दूसरा गांव के डेवलपमेंट का भी हो, ये आपको डिस्कस करना अपने पेरेंट्स के साथ एंड यू हैव टू राइट इट अपॉन इन योर नोटबुक। हाउ वुड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फार्मर्स वर प्रोवाइडेड विद इरीगेशन मार्केटिंग फैसिलिटी। जैसा कि लक्ष्मी के केस में हमने सिर्फ 2 एकड़ की लैंड से इतनी एम्प्लॉयमेंट और इतनी प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट दिखाई थी। अगर आप एक पर्टिकुलर विलेज की फार्मिंग फैसिलिटीज़ को देखते हुए देखेंगे कि अगर उसको इरिगेशन और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ दी जाए तो कैसे एम्प्लॉयमेंट और इनकम इंक्रीज़ होगी।
तो ये लक्ष्मी का केस पढ़ा था, उसी के एज अ प्रोपोर्शन में आपको लिखना है। इन व्हाट वेज कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज इन अर्बन एरियाज। रूरल मतलब गांव और अर्बन मीन्स शहरी क्षेत्र में। अब अभी तक रूरल हम डिस्कस कर रहे थे बिकॉज ये मैक्सिमम पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड रूरल में है। अब आपको अर्बन एरियाज़ की डिस्कस करनी है। इन व्हाट वेज कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या वेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, डिफरेंट स्कूल्स खोल सकते हैं, गैरेज एट्सेट्रा। कुछ और चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल रोड वगैरह डेवलप करना है। तो जैसे गांव में तो मिल्क कैटरिंग या एनिमल हस्बेंड्री का बिजनेस हर कोई डेवलप करता है। तो शहरों में अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करनी है तो हम एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। टुमारो वी विल डिस्कस डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अभी तक हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी डिफरेंशिएशन पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। विद दिस आई साइन आउट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।